पीएफआई के ऊपर इस तरीके की स्ट्राइक हुई है, इस तरीके की ईडी और एनआईए ने उनके ऊपर छापेमारी करी है, उस पर क्या कहती है जनता। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम राठौर। देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी, अमित शाह जी और डोभाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास में किसी भी आतंकवादी संगठन का एक साथ इतने लोग एक साथ अरेस्ट नहीं किए गए। एक इतिहास है, ठीक है। दूसरा, आप ये पीएफआई ने जो किया है, उनकी जो जड़ें कितनी गहरी हैं, इस चीज़ से साबित होती है कि 106 आदमी को पकड़ने के लिए सरकार को तकरीबन 5,500 सरकारी अफसरों को ड्यूटी पर लगाना पड़ा, ठीक है। इस बात से इसकी सीरियसनेस को आप समझ सकते हैं कि हमें अगर एक आदमी को पकड़ना है तो 2-4 आदमी होने चाहिए, जहां की 100 के लिए हम 5,500 आदमी सरकार ने लगा दिए पकड़ने के लिए। तो इनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। इतने 15 स्टेट में छापे पड़े, तो ये बाकी के स्टेट में भी फैले होंगे। अभी तो सिर्फ इनका सर हाथ में आया है, जब इनकी जड़ें तक मोदी सरकार पहुंच जाएगी तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पहले सिमी था, इन्होंने सिमी से नाम बदल के पीएफआई रख लिया, ठीक है। 1977 में सिमी बना और सिमी चलता रहा। 98 में जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने सिमी पे बैन लगाया था। उसके बाद इन्होंने नाम बदल के 2006 में नया संगठन बना लिया, पीएफआई, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब कांग्रेस की सरकार को पता था कि ये आतंकवादी संगठन है और इन्होंने पीएफआई बना लिया है, तो जब 2006 से लेके 14 तक जब मनमोहन जी थे या कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इस पे बैन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक नैरेटिव चल रहा था कि हम एक आतंकवादी संगठन का नाम बदल के दूसरा रख लें और देश को अंदर से खोखला करते जाएं। अब ये लगातार कह रहे हैं कि और भी तो संगठन है, लगातार बजरंग दल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको भी बैन किया जाए। जब इस पे इतनी कार्रवाई हो रही है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। बजरंग दल ने कौन सा आतंकवादी हमला किया मेरे को बताइए? आरएसएस ने कौन सा आतंकवादी हमला किया मेरे को बताइए? आज तक जितने भी बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई सारी सिमी पीएफआई ने करवाई है, वो भी पाकिस्तान के कहने के ऊपर। सारी जनता जानती है। जब ये बोल रहे हैं बजरंग दल और आरएसएस पे या किसी भी और भी पार्टी पे, हिंदुत्व की जो पार्टी उसके ऊपर वो लगाएंगे, क्योंकि इन्हें तो हिंदुस्तान चाहिए हर हालत में। क्योंकि आज से नहीं, ये 1400 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज की तैयारी नहीं है ये। अगर आप देखो अखंड भारत का अपना जो कॉन्सेप्ट है 1400 साल पुराना, तो ईरान से लेके इंडोनेशिया तक अखंड भारत था। गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है इनका 1400 साल से चला आ रहा है। आप देख लिए, अफगानिस्तान अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, और आज परिस्थिति ये है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक है। आज 35 स्टेट में से 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम बहुमूल्य पब्लिक रहती है, जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। तो भैया इस हिसाब से तो आप देखो 60 या 65% तो गजवाए हिंद हो गया। अगर आप इंडोनेशिया से लेके, अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं तो इंडोनेशिया से लेके ईरान तक का जो हिस्सा गया है हमारे हाथ में से, तो भाई इन्होंने तो 60-70% तो गजवाए हिंद कर लिया। बचा कितना हमारे पास? जो 35% है उसे बचाने के लिए मोदी सरकार खड़ी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस देश का हिंदुत्व बचाएंगे, इस राष्ट्र को बचाएंगे, इस राष्ट्र की गरिमा को बचाएंगे। क्योंकि हिंदू धर्म एक है, हिंदू प्रजाति का नाम है, लेकिन धर्म का नाम है सनातन। और सनातन धर्म वो है कि जो सत्य है, ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है, ठीक है। और इस आत्मा, ईश्वर और मोक्ष तक जाने का जो रास्ता दिखाने वाला सनातन धर्म ही सत्य है, क्योंकि इसका ना अंत है ना आदि है। हिंदुत्व, सनातन सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, वो यूनिवर्सल है। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्होंने मिलकर जो सृष्टि बनाई थी, उस धर्म का ये एक संगठन है, ठीक है। आज हम इस धर्म को नहीं, क्योंकि ये भटके हुए लोग हैं, इन्हें धर्म क्या है वो पता नहीं है, ठीक है। जहां तक बात करूंगा, अभी जो कार्रवाई हुई है पीएफआई के ऊपर, ये कार्रवाई मोदी जी को मैं तो यूं कहूंगा कि 5 साल पहले करनी थी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हुए ट्रेल पकड़ा गया। अब दूसरा कहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले कि राहुल गांधी जी चाइना गए थे, क्या ट्रीटी पे साइन करने आए? अभी आईबी का रिपोर्ट है 4-5 दिन पहले का कि चाइना ने पीएफआई को फंडिंग की है कि हिंदुस्तान के अंदर दंगे करवाओ। पाकिस्तान ने फंडिंग की है, इस्लामिक कट्टर जो देश है उन्होंने फंडिंग की है, कि जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान नंबर 1 बने पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जहां पे एक तरफ मोदी जी को इस्लामिक कंट्री, कुछ इस्लामिक कंट्री है जो उनको वहां के कंट्री का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो देते हैं, ठीक है। और कुछ इस्लामिक कंट्री ऐसे हैं कि जो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कि 2024 इनका टारगेट था कि 2024 तक तकरीबन 5 करोड़ सनातनी हिंदुओं को खत्म किया जाए। ये इतनी बड़ी दहशत फैलाने के इनका पूरा जो टारगेट था पीएफआई का, वो पूरा पर्दा, इनकी पहली जड़ तो हाथ में आ गई। इनके और भी छोटे छोटे संगठन और है जो इन्होंने अलग अलग ब्रांचें बना रखी है, उस पर भी सरकार कार्रवाई। ये भी कहा जा रहा है, जब बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो पीएफआई के द्वारा उन लोगों को, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वो उस रैली में जाकर कुछ इस तरीके की
घटना को अंजाम दे जिस पर लगातार नुकसान पहुंचे वहां के प्रधानमंत्री के ऊपर? नहीं, बिल्कुल जैसे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, ऐसे उसी तौर पे ये लोगों मोदी जी का भी हत्या करना चाहते थे। लेकिन जब वो वहां से पर्दाफाश हुआ तो पूरा ट्रेल पकड़ा गया इनका। इसकी वजह से 15 स्टेट में छापे पड़े और जो सत्य है वो सबके सामने आ गया। जब पूरा देश सोया हुआ था तब रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर पूरा सिस्टम जागा हुआ था देश को बचाने के लिए, और उसका परिणाम हमारे साथ में है कि 106 लोगों की गिरफ्तारी। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आप किसी भी वर्ल्ड में आप जाके देखिए जहां पे आतंकवादी हमला हुआ हो या आतंकवादी संगठन है उसके एक साथ 106 लोग पकड़े गए। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ द मोदी जी, अमित शाह जी और डोभाल जी। वो तो लगातार ये भी कहते नजर आ रहे हैं ना कि जिस तरह से और संगठन जो हैं वो भी, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर क्यों नहीं? और बड़ा मुद्दा ये बैठता है कि 106 ऐसे लोग पकड़े गए हैं 10 राज्यों से जो कि सब के सब मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। ये सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान क्या है आप देखिए, अब्दुल हमीद कौन थे? भारतीय फौज में थे, परमवीर चक्र दिया उन्होंने क्योंकि हिंदुस्तान के लिए लड़े। ठीक है, 65 का युद्ध का एक वाक्य मैं आपको कहूंगा कि तब हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम ब्रिगेड भी था, जैसे राजपूताना ब्रिगेड होता है, सिख ब्रिगेड होता है, ऐसे मुस्लिम ब्रिगेड भी था। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 65 में तो उस मुस्लिम ब्रिगेड ने हथियार डाल दिए क्योंकि सामने पाकिस्तानी फौज थी कि बोलते सामने तो इस्लामिक फौज है, हम इस्लाम को मानते हैं, हम नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन अब्दुल हमीद उसमें से एक ऐसे भारतीय थे जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अपने छाती के ऊपर 6 बम बांधे और पाकिस्तान पैटर्न टैंक के 6 टैंक उड़ा दिए उन्होंने, और आज उनको भारत सरकार ने उस समय पे परमवीर चक्र का सम्मान दिया। तो भारत जो है वो एक संगठन जहां पे हिंदू मुस्लिम से हमें कोई, हमें राष्ट्रवाद से मतलब है, हमें राष्ट्र की उन्नति से मतलब है। लेकिन लगातार कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर ही कार्रवाई होती है, तमाम लोग ये कह रहे हैं मुस्लिम धर्म के। नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक है, उनका कहना जायज है क्योंकि वही तो कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि कोई हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया? अब जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी ना। आप सब जानते हैं कि भाई अगर मैंने मर्डर किया है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मैंने मर्डर किया इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो जाएगी? आप देश में दंगा फैलाओगे, सारी दुनिया जानती है कहां से फंडिंग आती है, क्यों आती है। ठीक है, तमाम ऐसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं पीएफआई को बैन किया जाए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बैन करना चाहिए। अभी जब अरेस्ट हुआ, ठीक है, तो पुणे में उन्होंने फिर से दंगे करने का कोशिश किया, जुलूस निकाला और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एक तरफ जेएनयू में नारे लगते हैं कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है, और कल की न्यूज आप देखिए, पुणे के अंदर उन्होंने फिर लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इसका मतलब तो ये है कि ये लोग हिंदुस्तानी है ही नहीं। हिंदुस्तान के मुस्लिम काफी ऐसे हैं कि जो फौज में है, अपनी जिम्मेदारी से नौकरी कर रहे हैं, देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो पीएफआई का जो संगठन है वो रेडिकल संगठन है, इसके ऊपर इसकी से बैन लगना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, देश को दीमक की तरह खाना शुरू किया इन्होंने। आपको क्या लगता है अगर पीएफआई के ऊपर बैन लग गया तो क्या इस तरीके के लोग जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, क्या वो रुक जाएंगे? देखिए, यहाँ पे बात है वजूद की, वो उनका वजूद बचा रहे हैं, हम हमारा देश बचा रहे हैं, हम हिंदुस्तान की संस्कृति बचा रहे हैं, हिंदुस्तान की गरिमा बचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दुश्मन का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी हद तक जाएगा। आप एक सर काटो, दूसरे 4 खड़े होंगे, लेकिन हमें दूसरे 10 सर काटने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, तब जाके हिंदुस्तान सेफ होगा। अच्छा, तो जिस तरीके से हिंदुओं की बात आ जाती है, हिंदुत्व की बात आ जाती है, तो उसको लेकर जो ये पीएफआई वाले हैं और जितने भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो इस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं हिंदुत्व के ऊपर। कह रहे हिंदुस्तान है, इसको हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित किया जाए, इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है, इसको ये सेकुलर है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उस पर बातचीत करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, सेक्युलर शब्द जो है, ठीक है, जब हम बात करेंगे कि हिंदुत्व की तो ठीक है, सेक्युलर का मुद्दा आ जाएगा। लेकिन अगर इनसे आप कहें कि भाई वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, तो उन पे भी लागू पड़ता है ना। उन्हें बोले हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन कभी कभी जाते हैं अजमेर। आप देखो हिंदू अजमेर की दरगाह पे कितने हिंदू जाते हैं, तो क्या वो गद्दार हैं? नहीं है ना, वो उनके धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बात यहाँ कंट्रोवर्सी यहाँ खड़ी होती है कि क्या कानून सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। जब इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा उठाया है भारत देश की सुरक्षा को लेके, इन्होंने यही बात जोड़ दी है कि भाई हिंदुस्तान सेक्युलर नहीं है, वो हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। हिंदुस्तान तो सदियों से सेक्युलर है। हमारी हिंदुत्व की जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए वसुदेव कुटुंबकम जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सारी दुनिया भाई है, एक दूसरे के भाई बहन है, ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और कड़वा सत्य एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो ये भी सवाल उठाते हैं कि
कि लगातार जिस तरीके से हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है, तो उसमें फिर धर्म और दूसरे धर्मों की बात क्यों आने लगती है, मजहबों की बात क्यों आने लगती है? बिल्कुल सही बात है आपकी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया। इस बात पे मैं कहूँगा कि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी प्रजातियां हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, ठीक है। मुस्लिम छोड़ के सभी लोग सारा ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके धर्म की तो वो बोलते हैं कि हम शरिया मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। ये उन्हीं का जवाब उन्हीं के ऊपर थोपा जाए। जिस तरीके से 106 लोग जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है, अभी पूरा जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सही भी हो सकते हैं? देखिए देश का दुश्मन कभी सही हो सकता है क्या? पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने सीमी से नाम बदल के पीएफआई रख लिया और दूसरे जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हुई है इसमें लगातार वो कहते आ रहे हैं बड़े बड़े नेता इनके, और जिस तरह मदरसों का सर्वे भी हो रहा है उसके ऊपर भी लगातार कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मौलाना हैं जो कह रहे हैं जूते चप्पलों से स्वागत कीजिए जिस तरीके की अगर यहाँ पर कोई ईडी वाले आते हैं या सर्वे करने के लिए आते हैं टीम। क्यों कह रहे हैं आपको बताऊं। मोदी जी जब 2014 में आए तो पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, नीति आयोग बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इनकी फंडिंग बाहर से आ रही थी, एफसीआरए फंडिंग से, ठीक है। नीति आयोग में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एफसीआरए बंद किया, नोटबंदी की। क्यों नोटबंदी की? जरूरत थी, क्योंकि फेक नोट बन रहे थे और ये लोग उस पाकिस्तान से जो नेपाल के थ्रू फेक नोट आ रहे थे वो सारे नोट इनके थ्रू जा रहे थे, इनके डेवलपमेंट के लिए आ रहे थे। आतंकवादी संगठन को सहारा देने के लिए, हिंदुस्तान में दंगे करवाने के लिए वो नोट हुए थे, ठीक है। अब बाद में पता चला कि जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन है और ऐसे काफ़ी एनजीओ थे जो इंटरनेशनल फंडिंग यहाँ पर लैंड कर रहे थे आतंकवाद फैलाने के लिए। इसकी वजह से मोदी जी ने नीति आयोग ला के एफसीआरए बंद कर दिया, इनकी फंडिंग बंद हो गई, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं आप सुनिएगा ध्यान से, कि बीच में एक आईबी का रिपोर्ट आया था कि उसमें उन्होंने कहा गया था कि भी एफसीआरए बंद की है, ठीक है, सब कुछ बंद किया है। सरकार किसी भी हो, सरकार किसी भी, एक मूवी में भी ये डायलॉग आया था कि भले नहीं इन्होंने हमारा फंडिंग बंद कर दिया, सरकार किसी भी हो, किसी की भी हो, लेकिन इकोसिस्टम तो इनका है। क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में जितने भी हलाल रेस्टोरेंट हैं, सुनिएगा, हमारे देश में जितने भी हलाल सर्टिफिकेट वाले रेस्टोरेंट हैं उनके प्रॉफिट का 85% डोनेशन इन लोगों को जाता है। सरकार वो हलाल सर्टिफिकेट वाले रेस्टोरेंट भी बंद करे ताकि इनकी कमर टूटे, इन्हें पैसा कहीं से भी ना मिले। एफसीआरए करके इन्होंने बाहर की फंडिंग तो रोक दी, लेकिन ये जो हलाल सर्टिफिकेट वाले रेस्टोरेंट को जो फंडिंग कर रहे हैं वो कैसे रोकेगी सरकार? सरकार को वो भी रोकना चाहिए। देखिए बिहार में जो पकड़े गए थे 4 लोग, ठीक है, वहाँ पे काफी डॉक्यूमेंट मिले थे, उसके अंदर उनका पूरा एजेंडा था कि 2024 में क्या करेंगे, 2030 में क्या करेंगे, 2035 में क्या करेंगे, 2047 आते आते हम इसको संपूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। और इसमें कोई नई बात नहीं, इन्होंने किया है, 56 देश बना लिए इन्होंने। अब बचा हिंदुस्तान, तो इनके पास और क्या बचा? हिंदुस्तान को अगर ये गुलाम बना लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स, सबसे ज्यादा अगर आप हिंदुस्तान गरीब देश नहीं, मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, इनको यहाँ की लूट मचानी है। क्यों लूट मचानी? क्योंकि इन्होंने 900 साल राज किया, तब लूटा। एक छोटा सा सर्वे है कि इतिहासकारों ने कहा है कि जब अब्दाली यहाँ पे दिल्ली के अंदर आया था, अहमद शाह अब्दाली, तब उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और जब तक मेरी तलवार बाहर रहेगी कत्लेआम नहीं रुकेगा, ठीक है। 80,000 मराठा मार दिए गए थे यहाँ पे, ठीक है। उस समय पे जो लूट मची थी, ऐसा कहते हैं कि तकरीबन 12,000 घोड़े, 10,000 ऊंट, उनके ऊपर ये जो सोना चांदी लूट के ले गए थे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ राज किया और यहाँ पे भी उन्होंने जो जजिया कर लगाया हिंदुस्तान के ऊपर की भी, अगर आपको यात्रा करनी है, अगर आपको हिंदू रहना है तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। मुस्लिम को टैक्स माफ था उस समय पे, लेकिन हिंदुओं को नहीं था, ठीक है। यही नैरेटिव जब इनका खत्म हुआ तो इन्होंने फिर से चालू किया छोटे छोटे संगठन में कि अगर हिंदुस्तान को अभी सीधा नहीं जीत सकते। इसका ये इस तरीके की अगर कार्रवाई हो रही है, अब जो केंद्र में सरकार है वो कार्रवाई कर रही है, तो क्या इसको लेकर कोई टीस पहुंच रही है इन लोगों को लेकर? जिस तरीके के पीएफआई की बात करें या और संगठनों की बात करें जिसमें गजवाए हिंद बनाने की और इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बातचीत होती है। देखिए उनका तो कॉन्सेप्ट है, वो तो वही सिखाते हैं, ठीक है। मदरसे में क्या सिखाते हैं? जो रेडिकल मदरसे हैं उनके अंदर, जहाँ पे अभी सर्वे चल रहा है, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं, जितने भी रेडिकल अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनका लिंक निकला अलकायदा से, ISI से, ठीक है। अभी आप आसाम में जो पकड़ेगा, आसाम में जो मदरसों में रेड पड़ी थी वहाँ तो साफ साफ लिखा है कि भी अलकायदा का जो रीजनल हेड का ऑफिस है वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूज़ में भी आया था, मीडिया में भी आया था, सबको पता है। तो ये कितनी बुरी तरीके से अंदर घुसे हुए हैं साहब। इस चीज़ की जो
इंटेंसिटी है, जो देश के लिए खतरा है, उसको आप समझने का कोशिश कीजिए। जनता को भी इस चीज को समझना पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस देश को बचा पाएंगे। क्योंकि ये सारे जो संगठन हैं वो, देखिए मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि सारे मुस्लिम बेकार हैं, सारे मुस्लिम गद्दार हैं, मुस्लिम देशभक्त भी हैं, लेकिन जो भटके हुए मुस्लिम हैं वो गद्दार हैं। तो जैसे पीएफआई वाले संगठन को जो चलाते हैं उनकी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि उनकी बाहर से जो फंडिंग आ रही है उनको यही काम दिया जा रहा है कि भाई आप किसी हिंदुस्तान को, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 2030-35 तक हिंदुस्तान को नंबर 1 बना दूंगा वर्ल्ड का, ठीक है, उसको उनकी रेस को इन्हें रोकना है। क्योंकि आज देखो मोदी जी को कितने बड़े बाहर के जितने भी कंट्रीज है, सभी जगह पे उन्होंने उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिकॉग्नाइज की है। आज पहले के आप मनमोहन सिंह कांग्रेस के टाइम में जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते थे किसी भी समिट में, तो वो पीछे खड़े होते थे। आज मोदी जी जाते हैं सबसे आगे खड़े होते हैं, और जितने भी जैसे ट्रंप है, बाइडन है, पुतिन जी है, वो सामने आके हाथ मिलाते हैं उनसे कि भाई नेता हो तो हिंदुस्तान के मोदी जी जैसा। 10 साल पहले मुझे लगता है कि केरला में एक उसकी कांग्रेस की सरकार के द्वारा भी इनको नोटिस दिया गया था, वहाँ पे एफआईआर की गई थी कि ये जो संगठन है कुछ गलत गतिविधियों में लगा हुआ है, और उसको दबाने की कोशिश की गई थी जब जो सरकार थी वो कांग्रेस थी। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हाथी के खाने के और दिखाने के दोनों दांत अलग होते हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि जब 2019 का इलेक्शन लड़े अमेठी में से, ठीक है, उनकी पुश्तैनी सीट है, वहां से उनका गढ़ था, वहां से उन्होंने क्या सोचा, उनको पता चल गया कि मैं अब यहाँ से हारने वाला हूँ, तो चले गए वायनाड। वायनाड में क्या था, सारे मुस्लिम बहुमती थी वोटों की, ठीक है। केरला में क्या है, उन्हीं का बहुमत है। अब वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं देशभक्त हूँ, जबकि सबसे बड़े गद्दार तो वही है, ठीक है। आज आप चाइना में जाके ट्रीटी साइन करके आते हो, अभी कुछ दिन पहले गए थे, अभी आपने मीडिया में देखा होगा, क्यों गए थे वो? पीएफआई को फंडिंग चाहिए, देश में दंगे कराने के लिए फंडिंग चाहिए, कुछ भी करो हमें पैसा भेजो, क्या मतलब है इसका? जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से लगातार पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसको बैन तक करने की बातचीत हो रही है, क्या लगता है आपको? ये बहुत अच्छी है, पीआईपी पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की एक साजिश रचे जा रहे हैं। और इनकी साजिश ये है कि ये बम बनाते हैं, देखिए कितना देश को दहलाने की इनकी साजिशें हैं, और इनकी पूरी उसमें ना पूरे भारत में बिखर गए पूरे, कि किस तरह से हम भारत को बर्बाद करके छोड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं और भी संगठन है, उन पर क्यों रोक नहीं लगती? देखिए, और संगठन अगर इसी गतिविधि में आएंगे तो उन पे भी बैन लगेगा। देखो, देश के खिलाफ कोई भी संस्था, हालांकि ये बेफालतू सवाल है, लेकिन वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि और जो संगठन है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई चाहे देश के खिलाफ कोई भी आदमी हो, कोई भी संगठन हो, उसके ऊपर बैन लगना ही चाहिए। जो देश के विरुद्ध जाए, देश के अगेंस्ट जाए, उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। पीआईपी ने देखो ना, 11 राज्यों में उन्होंने एक साथ रेड करी, तो इनके पता चल रहा है ना, एनआईए द्वारा और ईडी द्वारा। बिल्कुल, एनआई द्वारा और ईडी द्वारा जो भी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, और इस देश को बचाने के लिए हो रही है। अगर ऐसी संस्थाएं हमारे देश में चलती रही तो एक दिन हमारा देश फिर वो उनका तो सपना ही है कि 10% अगर लोग हमारे साथ आ जाएं, अगर 10% मुस्लिम हमारे साथ आ जाएं, तो हम इसको इस्लामिक कंट्री बना देंगे, है ना। 2037 का उनका तो टारगेट ही है। तो कहने का मतलब, ये जो मोदी जी ने कार्रवाई करी है या अमित शाह जी ने कार्रवाई करी है, ये बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कार्रवाई में इतनी देर क्यों, पहले क्यों नहीं? देखिए, कोई भी चीज के एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं। मैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता हूँ तो मेरे पास सबूत भी होने चाहिए कि मैंने आपको ये बोला, तभी अब क्या है, वो इसी तरह के सबूत उन्होंने इकट्ठे करे कि कहीं पे गर्दन कट गई जी, उसमें पीआईएफआई का हाथ आ गया, मुंबई में ऐसा हो गया जी, वहाँ पे पीआईएफआई का, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो पीआईएफआई का हाथ आ रहा है। तो कहने का मतलब, जब आपके पास एविडेंस होंगे ना, तभी तो आप किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। तो वही एविडेंस इकट्ठे होने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और ये देश को बताने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारा देश बच सके। अब देखिए ना, अर्बन भी पूरे भारतवर्ष में इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे संसार में एक नैरेटिव फैला रखा है कि भारत, देखो भारत मुस्लिमों का ऊपर अत्याचार कर रहा है। आप ये देखिए ना, कहाँ अत्याचार हो रहा है, पर नारे के कहाँ लग जाते हैं, ब्रिटेन में जाकर के, हैं। और मंदिर कौन तोड़ रहा है?
ये तोड़ रहे हैं मंदिर जाकर के। तो कहने का मतलब एक वर्ग जो विशेष है वो वर्ग विशेष के लोग ही इस देश को बर्बाद करने के लिए ऊपर लगे हुए। तो हमारा देश सबसे पहले है, तब और चीजें हैं। हाँ, जी भाई साहब, लगातार जिस तरीके के पीएफआई के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, 10 राज्यों में 106 लोग ऐसे पाए गए हैं जो गलत गतिविधियों के लिए काम कर रहे थे, गलत गतिविधियां कर रहे थे। देखो, पीएफआई एक ना बहुत बड़ी एक आतंकवादी गैंग है जिसके हर समय कनेक्शन विदेशी कंट्रियों से रहते हैं, मुस्लिम कंट्रियों से रहते हैं। पीएफआई से हमें अपने आप को बचाना है, अपने देश को बचाना है। पीएफआई, आपने अभी एक सेकंड पहले एक वर्ड बोला, आपने एक बात बोली थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के टाइम पे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। भाई कुछ पार्टियां ऐसी होती है, भाई हमारे ऊपर ना ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, एक काम कर, तू एक छोटा सा बम हमारे घर के दरवाजे के बगल में गिर दे। तो ये कांग्रेस पार्टी एक एजेंडा चला रही है, जिस एजेंडे में ये 25% इस देश में कामयाबी हो चुके हैं। और जब 25% इनका एजेंडा पूरा हाथ से निकल चुका है, 50% ही तो करना था, गजवाहिंद करने का मतलब 50% ही तो करना था इनको। अब ये सारे, अब इस देश के अंदर एक बात देखिए आप, वो पार्टी एक तरफ भारत जोड़ो निकल गई, पीएफआई के ऊपर बात नहीं कर रहे। अब एक केजरीवाल की पार्टी पीएफआई के ऊपर बात नहीं कर रही। इतना बड़े देश के अंदर इतने बड़े आतंकवादी गतिविधियां पकड़ी गई हैं, ये पार्टी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट कर देती हैं, सामने आ जाते हैं। इन्होंने, दोनों पार्टियों ने एक भी ट्वीट नहीं करा पीएफआई के ऊपर। क्यों? क्योंकि पीएफआई को सपोर्ट करती है। मैं तो कह दूंगा कांग्रेस पार्टी ऐसी ना फंडिंग करती रही है। भाई साहब, आईएस से भी ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान के अंदर ये पीएफआई गैंग है, आईएस से भी ज्यादा, इसके संबंध ही उससे हैं। और अब देखो, अगर ये पीएफआई गैंग इस धरती पर है हमारे देश में, वो तो ये कह रहे हैं कि जैसे तमाम संगठन है हिंदुस्तान में, ऐसा ही हमारा भी संगठन है। देखो, महंगाई का एजेंडा वाले को लूंगा पहले, सबसे जो महंगाई करते हैं, क्या पीएफआई को खत्म करने के लिए इस देश में कितनी हमारी योजनाएं जो बनाई जाएगी, कितनी टीम को संगठित करा जाएगा, कितनी पुलिस प्रशासन लगेगा, कितनी एएनआई और ईडी लगेगी, क्या पैसा नहीं खर्च होगा उसमें? मेरे को लगता है मिलियन करोड़ों रुपए के हिसाब से पीएफआई को पूरा खत्म करने में वो पैसा लगेगा। तो इस देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए, एक तरफ तुम महंगाई कर रहे हो, तो आतंकवादी गतिविधियां हम खत्म कैसे करें? उस महंगाई का सामना किसको करना पड़ेगा? इन देश के नागरिकों को करना पड़ेगा। एक तरफ हम लोग महंगाई के लिए पीछे भाग रहे सरकार के, और एक तरफ वही सरकार इस देश को बचाने में लग रही है। तो इस दोनों, एक हाथ को देखते हो दूसरी तरफ से क्यों नहीं देखते हो भाई आप लोग? मैं अपने देश के वासियों को यूं कहना चाहता हूं, पीएफआई एक बहुत बड़ी गैंग है, इसके लिए रोड पे उतरना चाहिए, इसके लिए प्रोटेस्ट होने चाहिए, इसके लिए प्रदर्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सरकार को आप लोग क्लेम करो, गवर्नमेंट को अभी क्लेम करो। अगर देखो बीजेपी सरकार चाहती तो अध्यादेश ला करके रातों रात इस देश में जो गजवा हिंद जैसे शुरू से ही सोल्जर जो आए, इनके जो अकबर बादशाह लोग जो भी आए, इन्होंने मंदिर तोड़े, आक्रमण करके और उस पर कब्जा करा, ठीक है जी। और कब्जा करने के बाद ये देखिए आप कि उनको अगर अध्यादेश करके अगर उन मंदिरों को फिर दोबारा से मंदिर में कर दिया जाए, मस्जिद सारी हटा दी जाए, पीएफआई को खत्म करा जाए, कर सकते हैं। कि सरकार को चाहिए पूरे एविडेंस, जो एविडेंस जब आएंगे कोई सामने तो सरकारें उन पे एक्शन लेगी। अगर सरकार अपनी तानाशाही ला करके करती है तो फिर ये नेशनल न्यूज पे ये बातें चलने लगती हैं, फिर वो कहते हैं ये बातें तानाशाही आएगी, गुंडागर्दी। तो बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। जो पीएफआई एक जो गैंग है ना भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ मुसलमानों के लिए भी सेफ्टी अपनी बनाना चाहते हो तो आप लोग ना उस मानसिकता से निकल करके पीएफआई के खिलाफ आकर के इस तरीके के संगठन जो है वो धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऊपर से उनको अपने धर्म का बताकर उनको भी माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सारे मदरसों से, यूपी के 3 मदरसों से पीएफआई के कनेक्शन निकले। वो एक बात बताओ ना, 10-12 साल के 6 साल के बच्चों को ये लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे हिल कर के पढ़ रहे हैं। उसमें क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग? ब्रेन वॉश ही तो कर रहे हैं, माइंड ही तो टाइट कर रहे हैं उन बच्चों का। बच्चे एक घंटे आधे घंटे तक हिला करके उनका माइंड एकदम ऐसा कर दिया इन्होंने। पीएफआई के 3 कनेक्शन मदरसों से यूपी से निकले भाई साहब। अच्छा। जो पीएफआई उनको फंडिंग कर रही थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिमों आप लोग अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश के लिए अगर देशभक्त हो तो आप लोगों को आना पड़ेगा सामने और इस पीएफआई के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए प्रोटेस्ट पे आइए, ठीक है जी, प्रोटेस्ट करेंगे। जब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तभी मुझे लगता है पीएफआई जैसी गैंग आतंकवादी गतिविधि से इस देश से खत्म करी जा सकती है। नहीं तो इसका एक ही इलाज है कि इनको सीधे गोली मारी जाए। तो देखिए, लगातार जनता ने बताया कि किस तरीके से जो पीएफआई है
पब्लिक फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसको लेकर जनता ने अपनी राय दी है। और उस संगठन के लिए जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसमें 10 राज्यों में 106 लोग ऐसे मिले हैं जो गलत गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वे तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से उन पर किस तरीके की कार्रवाई हुई है और किसने किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।